नमस्कार, मेरा नाम शैलेश रंजन है और जागरण डॉट कॉम के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मेरे साथ साईं दीपक हैं और परिचय के मोहताज नहीं है। एक वकील हैं, बढ़िया ऑरेटरी वाले वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इनके आर्गुमेंट्स आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और साईं दीपक के बारे में बताया जाता है कि इनके पास जो नॉलेज है, जो जो ज्ञान का खान है, उसी ज्ञान के खान को हम आज बाहर निकालने के लिए आए हैं। साईं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण डॉट कॉम पर और उम्मीद है कि आप हिंदी में ही हमसे बात करेंगे। जी। और आपके बारे में बहुत तरह की बातें कही जाती हैं कि साईं दीपक जो हैं वो बहुत तरह की चीज़ें जानते हैं, बहुत अलग तरह की बातें करते हैं। एक वकील जैसे बोलता है वैसे नहीं बोलते हैं। तो आप हैं कौन? जी, मेरे मुताबिक तो मैं अधिवक्ता ही हूँ और अधिवक्ता तो आधा वक्ता होता ही है। लेकिन हो सकता है कि मेरी जो रुचि वकालत और न्याय के अलावा इतिहास में भी थोड़ा ज़्यादा है। और मेरा ये मानना है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर संविधान के उस एरिया में प्रैक्टिस करना चाहता है, उसको इतिहास की थोड़ी बहुत समझ होनी ही चाहिए एंड आम जनता से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मेरी रुचि इतिहास में थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। उससे पहले था, बट 2004 से लेके 6 के बीच में जितने भी नेशनल इवेंट्स हो रहे थे, उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, बहुत बड़ा असर हुआ, जिसके वजह से मैंने इंजीनियरिंग से वकालत में जाने की जो डिसीजन है तभी ली थी। तो साथ ही साथ मेरी जो रीडिंग है वो ज़्यादा हो गई थी। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी कोई वकील से आप बात करते हैं, यूजली वो कानून के जो टेक्निकलिटीज़ हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। टेक्निकलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ जो भी एक वर्ल्ड व्यू होता है, आपका जो नज़रिया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग इसके बारे में एटलीस्ट मेरी जो वर्ल्ड व्यू है, मेरी जो विचारधारा है, जो इसको शेयर करते हैं, वो दबे हुए स्वरों में बात करते हैं। मैं नहीं करता। तो हो सकता है इसीलिए मेरे बारे में लोग थोड़ा ज़्यादा जानते हैं और मैं खुल के बात करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एटलीस्ट अगर मैं कुछ कहूँगा वो सही हो ना हो, असत्य तो नहीं होगा। सही कुछ और है, सत्य कुछ और है। तो मैं एटलीस्ट एक बेसिस के एक बुनियाद के बेसिस पे मैं कहूँगा कि ये मेरा पोजीशन है। सो दैट परहैप्स इज़ द रीज़न। तो मूलतः आप हैं कहाँ के? इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं और मतलब कहते हैं कि साउथ और नॉर्थ का जो डिवाइड है उसको जी। आप दोनों भाषाओं में बराबरी कर रहे हैं। एक्चुअली साउथ और नॉर्थ का जो डिवाइड है वो एक आर्टिफिशियल डिवाइड है। भारत एक विशाल संस्कृति है। इसमें दक्षिण, उत्तर या पूर्व और लेट्स से वेस्ट के बीच में देयर इज़ नो डिवाइड अकॉर्डिंग टू मी। इट्स अ रिलेटिवली न्यू डिवाइड, इट्स अ रिलेटिवली मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड। तो मैं तो इस डिवाइड में और इस विभाजन में मैं तो भरोसा नहीं रखता। आई एम बेसिकली अ फोर्थ जनरेशन हैदराबादी तमिलियन। तो हैदराबाद, लोग उसको उस शहर को हैदराबाद के नाम से जानते हैं, लेकिन हम उसको भाग्यनगर कहते हैं। वहाँ पे हिंदी बहुत बोली जाती है, वहाँ पे आपको तेलुगु जानने की ज़रूरत भी नहीं है। और वहाँ पे दखनी उर्दू भी बोली जाती है, जो लखनवी उर्दू से अलग है। सो आई कम फ्रॉम दैट सिटी एंड इट्स अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी। वहाँ पे आपको सिंधीज़ मिल जाएंगे, आपको कन्नडिगाज मिल जाएंगे, मलयालीज, तमिलियंस, महाराष्ट्रियंस। क्योंकि द ओल्ड हैदराबाद स्टेट जो है आज के कर्नाटक में भी है और आज के महाराष्ट्र में भी है, अदर था। सो हिंदी इज़ अ सब्जेक्ट और लेट्स से लैंग्वेज, मेरी उसमें रुचि भी थी। एंड मेरे लिए तो हिंदी में घृणा के लायक कुछ है नहीं। मैं इसलिए द्रविड़ पंथ का तो मैं मानने वाला हूँ नहीं। सो आई हैव एब्सोल्युटली नो हेट्रेड फॉर हिंदी एज अ लैंग्वेज। आई लव द लैंग्वेज। आपकी जो बातें हैं उसमें एक बात जो मैं समझ पाता हूँ कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ भारत। भारत को लेकर आपने बहुत तरह की बातें कही हैं, बहुत तरह की बातें लिखी भी हैं। आपने किताबों में भी ज़िक्र किया है। तो आपकी नज़र में भारत भारत का कॉन्सेप्ट क्या है? भारत क्या है? भारत का ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपने इतिहास को और अपनी संस्कृति को अपने नज़रिए से देखिए। अंग्रेजीपन का जो चश्मा है उसको उतार के देखिए। 200 साल जो आप एक कॉलोनी रहे हैं एंड उपनिवेशवाद के कारण, उसका तो आपके मानसिकता पे एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। क्योंकि आपकी वेशभूषा, आपकी आपकी जो भाषा है, आपके चाल चलन के जो तरीके हैं, एजुकेशन सिस्टम ने उसको पूरी तरह से अंदर से चेंज कर दिया है। तो इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट है। अगर हम उस इम्पैक्ट को थोड़ा थोड़ा करके
निकालने की कोशिश करें और कम करने की कोशिश करें, तब हम भारत को किस तरह देखेंगे, इस देश को कैसे देखेंगे। इसलिए मैं जितना हो सके इंडिया का प्रयोग नहीं करता हूँ, मैं भारत का प्रयोग करता हूँ। मैं जानता हूँ कि संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत, लेकिन इसके पीछे की जो डिबेट है इस पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। इंडिया और भारत के बीच का जो तनाव है वो आपको हर जगह दिखेगा। चम्मच से खाएं या हाथ से खाएं, आप यहाँ के अपार्टमेंट्स को लंदन के नाम से क्यों यहाँ पे रखते हैं, हाइड पार्क, कनॉट प्लेस, सो ऑन सो फॉर्थ, ये क्यों रखा जाता है। इफ़ यू गो टू एनी क्लब और होटल, जो आपके फॉर्मल क्लोथ्स के जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं वो अंग्रेजी क्यों है? क्या भारतीय में फॉर्मल क्लोथिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भारत में? तो दैट आई थिंक इज़ वेयर आई कम फ्रॉम। ये तो बहुत ही सुपरफिशियल एनालिसिस है। इसका बेसिक रीज़न क्या है, इसके ट्रिगर्स क्या हैं और इसका जो प्रभाव है किस हद तक है और किस हद तक है और कौन से प्लेन्स में है और लेवल में है, उसको मैंने समझने की कोशिश की है। दैट इज़ द फर्स्ट बुक दैट आई रोट, इंडिया दैट इज़ भारत। तो उसका सबटाइटल है या उपशीर्षक है कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, उपनिवेशिकता, संस्कृति, रादर सभ्यता एंड संविधान। सो दैट्स वेयर माय पोजीशन इज। आज का भारत आपको लगता है कि आपने जो जो आपके जो कॉन्सेप्ट में है, जो आपके थॉट में है, उसको उसके सिमिलर है या फिर अभी भी अलग है? नहीं, बहुत इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। इंडिया जो है वो नवनिर्माण की बात करता है और भारत जो है वो पुनर्निर्माण की बात करता है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब आप नवनिर्माण की बात करते हैं तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अतीत से आपका नाता जो है तोड़ना चाहते हैं पूरी तरह से, तो इससे आपका परिचय तो कुछ रहेगा नहीं। आपके अतीत को आपके वर्तमान से जोड़ना और उसको फ्यूचर की ओर आप उसको कैसे ले जाते हैं, इंडिया और भारत का जो तालमेल है कैसे बैठता है, दैट इज द सेंट्रल क्वेश्चन। जो भी सोसाइटीज़ उपनिवेशवाद का शिकार हुई है उनको सिखाया गया था कि वो अपनी संस्कृति के साथ घृणा और द्वेष के साथ देखें, और ये हमारे बहुत सारे डिस्कशंस में नज़र आता है। जब भी आप भारत की संस्कृति के बारे में बात करते हैं आज के पॉपुलर डिस्कशंस में, आप शुरू करते हैं जातिवाद से और ख़त्म करते हैं जातिवाद से। ऐसा लगता है कि भारत की संस्कृति में जातिवाद के अलावा कुछ था ही नहीं, तो इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों आ रहे थे, इतने सारे लुटेरे यहाँ पे क्यों आ रहे थे? हमारा उद्धार करने के लिए थोड़ी आ रहे थे। हमने इतने सारे जो अचीवमेंट्स किए हैं, भारत को खोजने के लिए इतने सारे एक्सपीडिशंस निकले हैं यूरोप से, ये क्या जातिवाद को मिटाने के लिए यहाँ पे आ रहे थे? तो मुझे लगता है कि हमें भारत को भारतीय नज़रिए से देखना शुरू कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि हम अभी तक वहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ का जो सफ़र है मुझे लगता है वो शुरू हो चुका है। लेकिन जो पोस्ट जो आज़ादी आप कहेंगे, जब भारत को आप दो पार्ट में जब बांट सकते हैं, प्री इमरजेंसी और पोस्ट इमरजेंसी, तो आपको लगता है कि उस वक्त से लेकर अभी तक 75 साल में हमने बहुत सारी चीज़ें बदल ली हैं या फिर पोस्ट 2014 हमने बदल ली हो? ऑब्वियसली 1977 एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस के अलावा जनता के सामने एक विकल्प उभर के आया था। बट ऑब्वियसली क्योंकि वो कोalition था एंड उनके अंदर इतना समन्वय शायद था नहीं, इसलिए वो उसको एक नहीं रख पाए थे। तो ऑब्वियसली नॉन कांग्रेस के जो ऑप्शन जब उभर के आए हैं, चेंज का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 2014 परहैप्स या 2014 जो है मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। लोग इसको एक व्यक्ति तक सीमित रख के इसके बारे में बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं। मुझे लगता है वो गलत होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति पब्लिक के सामने पेश होता है उसको पब्लिक ने प्रोड्यूस किया होगा। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी ऐसे व्यक्ति को प्रोड्यूस करने के लिए और उसको एक पदवी में बिठाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो 2013 से मेरे मुताबिक भारतीय सोसाइटी में एक मंथन शुरू हो चुका था सिग्निफिकेंटली। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्कैम वो स्कैम एंड ऑल दैट। उनको लगा कि भारत इससे बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या हमेशा हम भविष्य की ओर निराशा से देखेंगे या आशा से देखेंगे? तो उनको आशावाद का जो मैसेज है जो भी दे सकता था, उन्होंने उसके लिए वोट किया। दैट इज़ माई बिलीफ।
ऐसा नहीं है कि मुझे मोदी जी की नीतियों में कोई खामियां नहीं दिखती हैं या मेरा कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बट द फैक्ट इज सोसाइटी ने इस विकल्प को चुना है, तो हमें वी हैव टू ट्राई एंड मेक सेंस ऑफ इट। कुछ लोग इस मजाक उड़ाते हैं और यह कहते हैं कि ये गलत है एंड ऑल दैट, बट आप पूरी तरह से अगर आप सोसाइटी को ऐसे नकार देंगे या कहेंगे कि ये गलत है, तो फिर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कहाँ रहा? एंड दैट कांट वर्क, नो। यू हैव टू रेस्पेक्ट द पीपल्स विल एट सम स्टेज। आपने संसद में एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी जब संसद का उद्घाटन हुआ था, तो कि अखंड भारत। जी। तो आपको क्या लगता है अखंड भारत जो है वो एक सपने की तरह था, वो उधर की तरफ बढ़ रहे हैं, देश बढ़ रहा है जी। या फिर जस्ट एक तस्वीर है? जब आप किसी चीज़ को सपना कहेंगे तो वो अनअटेनेबल हो जाता है। मेरे हिसाब से वो एक विजन है। एंड अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि आप फिर से पूरी तरह से पॉलिटिकल बाउंड्रीज को तोड़ दें। वो होगा या नहीं होगा ये किसने देखा है? कुछ भी हो सकता है। 4 साल पहले या 5 साल पहले किसी ने रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में तो बात नहीं किया होगा, राइट? ये तो चल रहा है। तो आई डोंट नो दैट, बट अखंड भारत का आज के संदर्भ में क्या डेफिनेशन हो सकता है? भारत के इर्द गिर्द जितने भी राष्ट्र हैं या फिर जितने भी कंट्रीज हैं, उनका प्रो भारत का झुकाव होना चाहिए, भारत की ओर उनका झुकाव होना चाहिए। तो क्रिएटिंग अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एट द वेरी लीस्ट। विश्व गुरु की बात बाद में आएगी, पहले आपको अपने रीजन में, अपने नेबरहुड में अपने इन्फ्लुएंस को फैलाना पड़ेगा। बिकॉज बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, फिर चाइना है, और चाइना की अपनी एक सोच है। एंड चाइना हमें कॉम्पिटिटर भी देखता है और एक एनिमी की तरह भी देखता है। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जब ट्रेड की बात होती है तो हम उनके लिए एक मार्केट कभी होते हैं, कभी कॉम्पिटिटर होते हैं। लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, देन वी आर ऑब्वियसली एन एनिमी, इट्स एन एडवर्सरी। सो अखंड भारत इज मोर अबाउट क्रिएटिंग अ प्रो भारत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द नेबरहुड। दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो तब तक नहीं होगा जब तक भारत की जो मूल पहचान है या मूल परिचय है वो अपने आप को ठीक से असर्ट नहीं करती है। एंड उसका फैलाव तभी हो पाएगा जब उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा। तो भारतीय संस्कृति के प्रति हमारे अंदर जितना विश्वास आएगा और जिस पे हम जितना अमल करेंगे, तब जाके ये साकार हो सकता है। बट आप अग्री करते हैं कि अखंड भारत जैसी चीज़ कुछ होनी चाहिए? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि अखंड भारत में अफगानिस्तान नहीं है, वो गलत है। अगर आप उस मैप को देखेंगे तो उसमें अफगानिस्तान है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू आवर हिस्ट्री, आवर सिविलाइजेशनल बॉर्डर इज विद पर्शिया। जी। हमारा जो सांस्कृतिक बाउंड्री है वो पर्शिया से जाके होता है, तो वहां से लेके भारतीय संस्कृति शुरू होता है। तो मैं तो ये कहूँगा, मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्शन होगा कि अखंड भारत में आपको अफगानिस्तान को जोड़ना चाहिए। अच्छा, आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं? एक स्टेप आगे जाऊँ। ठीक। तो अब चूँकि हम इसकी बात कर रहे हैं और अभी एक नया कॉन्सेप्ट जो है जिसके ऊपर काम हो रहा है वो है एनडीए वर्सेस इंडिया। जी। आपने देखा होगा बड़ी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हो रही है। और अब वो नैरेटिव धीरे धीरे करके भारत वर्सेस इंडिया की तरफ जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है इसमें? मुझे लगता है कि सिंबलिज्म से लोगों का जो अटेंशन है मुद्दे से हट जाता है। ठीक है, इस सिंबलिज्म का भी अपना एक महत्व है और लोगों को सोचना चाहिए कि इंडिया और भारत के बीच कोई अंतर है या नहीं। ऐसा कोई देश तो नहीं है जिसके 2 नाम हैं, तो सिर्फ भारत के ऐसे क्यों नाम हैं? वाई डज भारत हैव इंडिया एंड भारत? कोई और देश तो अपने आप को ऐसे नहीं कहता है। तो हम वाई डू वी हैव दिस व्हाट डू आई कॉल इट, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? तो हमारे अंदर दो व्यक्ति हैं, 2 मानसिकताएं हैं, 2 धारणाएं तो हैं, और जो इंडिविजुअल लेवल पे है वो आपको सोसाइटल लेवल, नेशनल लेवल पे दिखता है। अगर अपोजिशन अपने आप को इंडिया मानती है और आज की जो सरकार है अपने आप को भारत मानती है, तो मुझे लगता है कि अपोजिशन ने अपने आप को एक बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग पोजीशन में डाल लिया है। बिकॉज यू सी, ऑपोजिशन के खिलाफ एंड कांग्रेस के रूलिंग एलिट्स के खिलाफ हमेशा से ये एक कंप्लेंट था कि आप दिमाग से अंग्रेजी हैं, और जब आपको भारत के बारे में सोचने की बारी आई तब भी आपने इंडिया ही सोचा, आपने भारत नहीं सोचा।
ये बातें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, ये लोगों को लग जाता है. इट इज अ मैटर ऑफ इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशन. एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाई द कन्वर्सेशन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. मैं आपके कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था, तो थोड़ी तैयारी कर रहा था मैं, तो उसमें मैंने देखा कि आपने नरम दल और गरम दल की बातें कही थी भारतीय जनता पार्टी के बारे में. तो आप नरम दल और गरम दल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि मतलब हम गरम दल तो हैं ही नहीं, हम तो सब नरम दल ही हैं. अगर उनका ये मानना है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है. क्योंकि किसी सांस्कृतिक विजन के बगैर जो भी विकास की बात करता है, तो वो भारत का जो भविष्य हो सकता है वो यूरोप होगा. और यूरोप का भविष्य आपके सामने है. इनफैक्ट यूरोप का प्रेजेंट आपके सामने है. विकास और संस्कृति हमेशा दे मस्ट गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते हैं. जब आप भूल जाते हैं कि आपके रूट्स क्या हैं, आपकी पहचान क्या है, और आप सिर्फ विकास की ओर जाएंगे, तो आपके हाथ में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी तो होगा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी पहचान क्या है, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा. और जब आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो कोई और परिचय आपको अपना लेगी. एंड दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. देयर मस्ट बी अ रीजन दैट यूरोप में एथिज्म एक तरफ ज़्यादा हो रहा है, क्रिश्चियनिटी एक तरफ कम हो रहा है, एंड इस्लाम इज़ परहैप्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन यूरोप. इसमें कोई रिलेशनशिप है नहीं क्या? 100% है. बिकॉज ह्यूमन माइंड के अंदर परिचय का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंटेग्रल है. इट इज़ एवोल्यूशनरी. अगर आप उसको पूरी तरह से निकाल देंगे, यू आर गोइंग अगेंस्ट एवोल्यूशन. तो मैं ये नहीं कहता कि विकास नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए. कैसे नहीं होगा? आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो हमारे लिए तो विकास इज इंपॉर्टेंट. People like me have been able to come up only because of विकास. बट विकास और संस्कृति के बीच में कोई बार्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए कि एक हाथ विकास और दूसरे हाथ ये दे दो, दोनों साथ साथ जाएंगे. दैट इज़ माई सेंट्रल फिलॉसफी. प्रॉब्लम मेरे मुताबिक ये है कि बीजेपी के अंदर विकास के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन संस्कृति के बारे में बहुत कम बातें हो रही हैं. शायद कुछ लोग इस मुद्दे को छूना नहीं चाहते. एंड विच इज़ वाई आई सेड फ्यूचर में ये हो सकता है कि बीजेपी में ऐसे लोग आए जो और भी हिंदुत्व की बात करें, जिनको वहाँ पे एक पोजीशन ऑफ पावर मिल सकता है. जब ये होगा तो 1920 में जो कांग्रेस के अंदर हो रहा था नरम दल वर्सेस गरम दल, वो बीजेपी के अंदर भी हो सकता है. तो आपके हिसाब से नरम दल और गरम दल होना ही है बीजेपी? 100%. और ये होना ज़रूरी है फॉर अ वेरी गुड रीज़न. तभी एक डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़ होता है एक ही पक्ष के अंदर. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपके दोस्त जो हैं वो एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हैं. आप सिर्फ विकास दे रहे हैं और ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो वोट बैंक जो है बढ़ सकता है. लेकिन आपके अंदर ही दोनों विकल्प अगर हों, तो इनको आपके दोस्त की ओर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अगर बीजेपी को पॉलिटिकली भी सोचना है और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, दोनों ही आशाओं की पूर्ति आप ही के अंदर अगर हो, आपके लिए बेहतर है. अच्छा, लॉन्ग टर्म पे याद आया मुझे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव लड़ेंगे, पार्टी जीतती है तो पीएम बनेंगे. आगे क्या होगा? 2029 की बात करें हम या फिर उसके बाद की बात, तो आपको लगता है बीजेपी का कोई ऑल्टरनेट है नरेंद्र मोदी में? मतलब नरेंद्र मोदी का कोई ऑल्टरनेट भारतीय जनता पार्टी में? आई एम नॉट अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, आई एम अ सिविलाइजेशनल कमेंटेटर. एंड मैं पार्टी पॉलिटिक्स में या फिर डे टू डे पॉलिटिक्स में उतना ध्यान नहीं देता. बट गोइंग बाय व्हाट द प्रधानमंत्री हिमसेल्फ हैज सेड, आई एम श्योर यंगर जनरेशन के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा. एंड फॉर इंस्टेंस इन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे यंग एमपीज़ को चांस दिया है, जैसे तेजस्वी हो या फिर प्रताप सिन्हा हो. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट. सो आई थिंक जैसे जैसे हम 2039 की ओर जाएंगे और क्लोजर टू 29, 30 so on and so forth, I believe that there will be more and more options. एंड सिचुएशन ऐसे बनता जा रहा है दैट हिंदुत्व 2.0 की ज़रूरत पड़ सकती है. तो who will be the face? कौन होगा चेहरा? I genuinely don't know, but I hope it is a भगवाधारी. भगवाधारी तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं.
नहीं, वो तो इट इज़ ओनली फिजिकल, नो। भगवादारी तो मानसिक तरीके से भी कोई हो सकता है ना। तो आप इस सवाल को अवॉइड कर रहे हैं। इस जब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है तो कांग्रेस की भी बात करनी चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस थोड़ी अग्रेसिव हुई है पहले पिछले 2-3 सालों पे? जैसे कर्नाटक का चुनाव भी जीता, राहुल गांधी यात्राएं भी कर रहे हैं और उस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब वो बड़े गठबंधन में भी जा रहे हैं, तो आपको क्या दिखता है? ये लास्ट डिच एफर्ट है, क्योंकि अगर ये इस बार हार जाते हैं, एक पूरा जनरेशन इनके हाथ से जा चुका और ये इस बात को जानते हैं। तो जितना भी प्रोटेस्ट हमने देखा है 2019 के बाद, वो 2024 की तैयारी हो रही थी मेरे हिसाब से। अच्छा, माई बिलीफ इज जैसे ही 2019 के चुनाव हो गए, आपने देखा कि गवर्नमेंट के हर पॉलिसी पे प्रोटेस्ट इन्होंने शुरू कर दिया। तो कोऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है इस ऑपोजिशन के शब्दकोश में नहीं है, किसी भी मुद्दे में। नेशनल सिक्योरिटी को भी नहीं छोड़ रखा है, चंद्रयान को भी नहीं बख्शा है, राइट। जो भी देश के लिए लाभदायक हो या देश के लिए एक गर्व का जो रीजन बन सकता है, अगर वो भी पॉलिटिकल बन जाता है, दैट इज अ साइन ऑफ डेस्परेशन एंड दैट इज अ साइन ऑफ पेटीनेस, दैट इज अ साइन ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि भाजपा के अलावा भारत में और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, दैट इज एंटी डेमोक्रेटिक। मेरा एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, अच्छा विकल्प क्यों नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा हर चीज़ पे सही हो सकती है। भाजपा कर्नाटक में अभी हारी भी तो है, एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू मिस्टर राहुल गांधी। लोकल चेहरे थे एंड लोकल मुद्दे थे। इलेक्शन को ठीक से लोकलाइज किया गया था, विच इज द राइट वे टू डू इट, क्योंकि एक राज्य के जो प्रायोरिटीज हैं वो अलग होते हैं और एक राष्ट्र के प्रायोरिटीज अलग होते हैं। सो दिस इज अ स्टेट इलेक्शन। द बीजेपी मेड अ मिस्टेक इन माई लिमिटेड ओपिनियन बाई नेशनलाइजिंग इट, एंड द कांग्रेस डिड द राइट थिंग बाई लोकलाइजिंग इट। बट इसको मैं 24 के लिए कोई मापदंड की तरह यूज नहीं करूंगा उसको। आई वोंट ट्रीट इट एज अ बेंचमार्क। इट इज़ नो इंडिकेटर, आई डोंट थिंक इट्स अ संकेत ऑफ एनीथिंग, क्योंकि सितंबर से अभी फिर से दूसरा अभी राउंड शुरू हो रहा है। वील हैव टू सी व्हाट हैपेंस। बट वॉट एवर सेड एंड डन, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली नेशनल लेवल पे लोगों के मन में एटलीस्ट बाय एंड लार्ज आज के डेट में सिर्फ एक ही चेहरा है। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या नहीं, ये ऑपोजिशन को सोचना चाहिए। सही बात है। तो हम अब अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है मेरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पिछले 2 महीने में बहुत सारी हलचल हुई है। लॉ कमीशन ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने मंच से भोपाल में कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक तरह से उन्होंने हिमायत की उसमें। तो आपको क्या दिखता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, आप क्या सोचते हैं, आपका थॉट क्या है? मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पे मैंने इसके बारे में बात की थी। 2011 और 12 के टाइम पे मैं प्रो यूनिफॉर्म सिविल कोड था। पढ़ते पढ़ते और रिसर्च करते करते मेरा ये मानना है कि ऐसे मुद्दों पे जब तक आपके सामने एक ड्राफ्ट ना हो, इस पे बोलना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मैंने ये भी सुना है कि मिस्टर कपिल सिब्बल ने भी यही ओपिनियन दिया है रिसेंटली एक इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में। मेरा ये पोजीशन 4 साल से यही रहा है। अगर आपसे कोई कहता है कि 370 हट जाना चाहिए, आप सिर्फ एक अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, तो इस पर हाँ या ना कहना आसान हो जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कि सीए की ज़रूरत क्यों है, इस पर चर्चा 2003 से चल रही है एट द वेरी लीस्ट, तो आपको पता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आपके सामने एक बिल था। जब आप यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पास क्या कागज़ है, किन किन मुद्दों पे कोई यूनिफॉर्मिटी लाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। मैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर के नज़रिए से भी कह रहा हूँ, एंड एज अ हिंदू ऑल्सो, बिकॉज हिंदू कम्युनिटी पे हिंदू कोड बिल थोपा गया था बाय नेहरू। आई नो द हिस्ट्री ऑफ इट रियली वेल। सो आई एम लेस कंसर्न कि यूसीसी पे किसी और समुदाय पे क्या असर पड़ेगा। मेरा सबसे पहला कंसर्न होगा एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, मेरे समुदाय और मेरे सांप्रदायिक अधिकारों पे इसका क्या असर पड़ेगा। दैट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल आस्क, क्योंकि हिंदू सिविलाइजेशन में और हिंदू सोसाइटी में इतनी सारी विविधता है। हमारे कस्टम्स और हमारी प्रथाओं और मान्यताओं के साथ क्या होगा, दैट विल बी माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन।
मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। एंड वकील होने के नाते हमसे ये कहा जाता है, कोरे कागज पे कभी दस्तखत मत करना, ना फिर ब्लैंक चेक कभी किसी को इशू करना। दिस इज माई पोजिशन। ठीक है। एक और मुद्दा जो है, जो जैसे अभी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद पहले जो बात हुई सीएए की, सीएए पे पोजीशन क्लियर है मेरे ख्याल से 2003 से सारी चीज़ें। आप क्या कहते हैं उसको लेकर? गवर्नमेंट ने सीए को पारित करके अच्छा काम किया है, लेकिन इन्होंने 8 से ज़्यादा एक्सटेंशंस ले लिए हैं उसके रूल्स के लिए। तो जो सरकार अपने आप को मजबूत सरकार मानती है, ना आपको फार्म बिल्स रोल बैक करना चाहिए था, ना सीए के इम्प्लीमेंटेशन को रोकना चाहिए था। आपने तो अभी एनआरसी के बारे में बात करना बंद ही कर दिया है। तो आपको अपने वोटर्स में और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में थोड़ा तो और ज़्यादा विश्वास और भरोसा होना चाहिए। तो ये आत्मविश्वास की बात है। सीएए इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है। आए दिन आपको वहाँ पे पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आते हैं कि हिंदू बच्चों के साथ और बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। यहाँ पे वन सीमा हैदर का केस हो रहा है एंड पीपल आर गोइंग मैड। वहाँ पे तो इतने सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। पॉपुलेशन पूरी तरह से घट चुका है। बांग्लादेश में तो उससे भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करता है, क्योंकि बांग्लादेश को लोग मानते हैं ये पाकिस्तान से तो बेहतर है, तो इसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। क्या बेहतर है? वी नो इट इज़ हॉरिबल। देयर वर मोर हिंदूज इन बांग्लादेश दैन पाकिस्तान, and the Hindu population of Bangladesh has come down significantly. So CAA is important, it is imperative. अगर भारत एक रीजनल पावर होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पे दबाव डालता कि आप इनके अधिकारों की रक्षा कीजिए और इनके लाइवलीहुड की रक्षा कीजिए, वरना इसके रिएक्शंस होंगे किसी न किसी तरीके से। नेहरू लियाकत पैक्ट का यही तो मतलब था। तो हमने तो अपनी बात रख ली, उन्होंने तो नहीं रखी। What is the consequence? किसी अग्रीमेंट का तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक अग्रीमेंट को तोड़ने वाले के दिमाग में या मन में डर न हो कि इसके तोड़ने के नतीजे हो सकते हैं। पाकिस्तान जानता है कि कुछ नहीं होगा, बांग्लादेश भी जानता है कुछ नहीं होगा। So CAA has become necessary because we have said हम उनको वहां पे तो बचा नहीं सकते, यहाँ पे लेके आ सकते हैं, लेकिन वो भी काम जो है आधा अधूरा हो रहा है। आपको लगता है लोकसभा चुनाव से पहले इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए? अभी तक तो एक्सक्यूज़ ये दिया गया था कि कोविड चल रहा है। कोविड ने तो किसी इलेक्शन को रोका नहीं है, कोविड ने तो किसी मास प्रोटेस्ट या रथ यात्रा को तो रोका नहीं है, किसी की भारत जोड़ो यात्रा को तो रोका नहीं है। तो कोविड सिर्फ सीए के संदर्भ में क्यों खड़ा हो जाता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीए के चलते बहुत सारे लोगों ने अपने पोजीशंस ले रखे हैं। भारत भर में प्रोटेस्ट हुए हैं बाय मोटिवेटेड पीपल। ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट भी किया है। अब जाके वो पूरी तरह से ठंडा पड़ गया है। आई डोंट थिंक दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। अगर आपने एक पोजीशन लिया है, सोच के लिया होगा, तो फिर आप पीछे मत हटिए। यू हैव ऑल द नंबर्स दैट यू नीड। आप नाम से कोalition सरकार है, बट अदरवाइज यू आर इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग। देन व्हाई आर यू डूइंग दिस? कभी कभार लोगों के मन में ये तो प्रश्न उठ सकता है ना, कोalition सरकार जब कांग्रेस की चल रही थी, was it stronger in taking decisions compared to a BJP led government which has complete majority? कभी तो ये कंपैरिजन लोगों के दिमाग में आ सकता है ना। सो आई डोंट डिनाई दैट इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, बट ऑन दीज क्रिटिकल इश्यूज उनके अंदर और आत्मविश्वास होना जरूरी है। एक और अहम मुद्दा है। मैं आपको 2-3 और सवाल हैं मेरे। एक सवाल मैं ये लेकर आया था कि आज की तारीख, जैसे यूरोप का एग्जांपल आपने दिया, फ्रांस का एग्जांपल दिया आपने, वैसे में भारत आप कहाँ देखते हैं? भारत कहाँ खड़ा है? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा उसी में कि भारत का जो सेकुलरिज्म है वो कैसे देखते हैं आप? तो भारत आज के डेट में एक मिडिल पावर है, मध्य स्तर का पावर है। अगर किसी को लगता है कि यूरोप और यूक्रेन की लड़ाई में हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ दोनों से आग्रह कर सकते हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। ऐसा इट्स ऑलमोस्ट एज इफ दो गली के जो बड़े गुंडे हैं लड़ रहे हैं और राह चलता आदमी उसको लगता है कि मेरे कहने से रुक जाएंगे। आप एक पे निर्भर हैं शस्त्रों के लिए। भारत ने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव तो किया है, लेकिन आप अभी तक वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मंत्र होता है सेल्फ इंटरेस्ट।
नेशनल इंटरेस्ट। वहाँ पे मोरालिटी और एथिक्स के लिए कोई जगह नहीं होता है। तो आपके राष्ट्रहित में जो भी है, स्वयं हित इस राष्ट्रहित एंड राष्ट्रहित इस स्वयं हित इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो आप अपने बचाव में आपको जो सही लगे कीजिए, एंड उस नज़रिए से देखेंगे तो मेरे हिसाब से सरकार ने ठीक से किया है। अगर पेट्रोल मिलता है ठीक से ले लीजिए। पश्चिम या लेट्स से वी डोंट नीड टू टेक एनी लेक्चर्स फ्रॉम द वेस्ट। पाश्चात्य जगत के पास तो कोई मॉरल अथॉरिटी रही नहीं, सो लेट देम नॉट गिव अस एनी लेक्चर्स एट ऑल। ऑन दैट फ्रंट आई थिंक वी हैव डन अ फैबुलस जॉब ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू द वेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। द लार्जर क्वेश्चन इज, ये जो लड़ाई है अगर ये फैलती गई और बहुत सारे लोग इस अग्निकुंड में उनको कूदने की ज़रूरत पड़े, तो हम कूदेंगे क्या? अगर कूदने की नौबत आए तो किस तरफ जाएंगे? मुझे लगता है कि इस सवाल के बारे में सोच विचार शुरू हो चुका होगा, क्योंकि वी आर ऑल नॉर्मल पीपल। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स तो बहुत सारे बैठे हैं जिनको और भी उनके पास डेटा पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे कंसर्न्स भी होंगे। यूरोप की ओर जो भी होता है उसका सीधा इम्पैक्ट इस हिमालयन साइड में पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन पे वेस्ट का इंटरेस्ट सदियों से है, शताब्दियों से है, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, इट्स मिनरल्स एंड वॉट नॉट। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट, क्योंकि जब दो लोग लड़ रहे होते हैं सारा जो अटेंशन है उस तरफ होगा और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो वी शुड बी ऑल द मोर केयरफुल। और भारत के सेकुलरिज्म के बारे में, पंथ निरपेक्षता, मुझे लगता है कि भारत का जो सेकुलरिज्म है एक प्रेतात्मा है। वन, इट कीप्स चेंजिंग इट्स पोजिशन, अपना रूप रंग ये बदलते रहता है। दूसरा, इसमें कोई ओरिजिनलिटी या भारतीयता है ही नहीं। किसी ने आज तक अपने आप से ये सवाल नहीं किया है कि सेक्युलरिज्म का भारतीय संस्कृति से क्या लेना देना, ये आया कहाँ से है, इसका ईजाद कहाँ पे हुआ, हमने इसको ब्लाइंडली मतलब अंधाधुन इसको इंपोर्ट क्यों किया, इसका भारतीय संस्कृति पे क्या असर पड़ा। क्या भारत खुल के अपने परिचय के बारे में बात कर सकता है जब तक ये सेक्युलर रहेगा? अपने सांस्कृतिक परिचय के बारे में अगर आप बात नहीं कर पाते हैं तो आप पॉलिटिकली तो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन मानसिक तरीके तो आप अभी दास ही हैं। सो सेक्युलरिज्म इज अ वे ऑफ कीपिंग मेंटल स्लेवरी अलाइव। मानसिक दासता को सेक्युलरिज्म कायम रखती है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लेकर आर्गुमेंट किया था एक पिटिशनर की तरफ से, तो आपका उसमें क्या, आपने एक, मेरे पास एक कोट है कि आपने कहा कि फंडामेंटल ऑफ मैरिज खतरे में आ सकता है, आई बिलीव दे हैव अ कॉज एंड नॉट द केस, ये आपने पिटिशनर्स के बारे में कहा। तो ये क्या मतलब, क्या मायने हैं? मैंने ये नहीं कहा कि मैरिज जो है वो खतरे में आ सकता है। इनफैक्ट मैंने एक बीच का पोजीशन लिया था ये कहते हुए दैट ट्रेडिशनली मैरिज, और अगर आप उसका अनुवाद हिंदी में कहेंगे तो दाम्पत्य, उसका अपना एक मीनिंग है विच इज़ टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। ओके, तो विच इज़ वाई जब भी आप मैरिज के संबंध में जो भी लॉज लेके आते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, उसमें बहुत सारे सेफगार्ड्स होते हैं, प्रावधान होते हैं। प्लस ओवर द ईयर्स हमने क्या किया है, स्त्री के लिए या महिला के लिए हमने बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशंस लाए हैं। जब सेम सेक्स मैरिज होगा, इसमें महिला कौन है, पुरुष कौन है? डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है तो हु इज गोइंग टू बी अक्यूज्ड, इन व्हाट मैनर, किसको प्रोटेक्शन मिलेगा, ये एक सवाल है। दूसरा, ट्रेडिशनली ये बिलीफ रहा है कि किसी भी बच्चे के लिए मेल इन्फ्लुएंस एंड फीमेल इन्फ्लुएंस का होना जरूरी है उनके एक राउंडेड ग्रोथ के लिए। तो सेम सेक्स मैरिज में उस बच्चे के मानसिक लेट्स से हेल्थ के लिए व्हाट शुड यू डू? मैंने किसी भी मैरिज के खिलाफ या यूनियन के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि जुडिशरी के माध्यम से ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन के क्रिएशन की बात हो रही है। इससे अधिकार निकलते हैं और अधिकार हमेशा लेजिस्लेचर से निकलते हैं, जुडिशरी से नहीं। यू कांट कीप क्रिएटिंग एन इंस्टीट्यूशन। आप राइट्स कभी भी कह सकते हैं कि ये हो सकता है। राइट का क्रिएशन और इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन ये अलग चीज़ होते हैं। सो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये रिकॉग्नाइज कर ले दैट देयर इज अ राइट टू प्राइवेसी, लेकिन प्राइवेसी लॉ का लेट्स से इनिशिएशन कौन करेगा? ये तो गवर्नमेंट ही करेगी, जैसे डेटा प्राइवेसी का लॉ हो रहा है। सो व्हेन आई सेड दे हैव अ कॉज बट नॉट अ केस, मैं अपनी सहानुभूति जता रहा था
कि आपके पोजीशन में देयर कुड बी सम मोरालिटी, बट लीगलिटी तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस मुद्दे में जुडिशरी के इंटरवेंशन का दरवाज़ा खोल दिया तो एक अनइलेक्टेड बॉडी सोशल एंड कल्चरल मुद्दों पे बात कर सकती है, जबकि उसके काम का या कार्यक्षेत्र का जो दायरा है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है या फिर लीगलिटी है, इंटरप्रिटेशन है। तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि हर जो अंग जो है वो अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करके नहीं जाएगा। जैसे लेजिस्लेचर जुडिशरी के कार्यक्षेत्र में पैर नहीं रख सकती है, जुडिशरी भी किसी और के कार्यक्षेत्र के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और ये कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये 100% कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, जो केशवानंद भारती का केस आया था 1973 में, अप्रैल 24, आई थिंक दैट्स टेंडुलकर्स बर्थडे, तो वो एक भाग है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो जब आपका मन करता है आप इस डॉक्ट्रिन का सहारा ले लेते हैं, विच इज़ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वायलेट हो जाता है, सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और जब आपका मन करता है आप कहते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल राइट्स के लिए हम इस डॉक्ट्रिन को डाइल्यूट कर सकते हैं, दैट इज अ पोजिशन ऑफ कन्वीनियंस। आई डोंट थिंक दैट शुड हैपन। सही, एक और सवाल है मेरा, एक मणिपुर को लेकर। मणिपुर में आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, वायरल हो रहा है, बहुत ही विभत्स है वीडियो। तो आपको लगता है कि मैं उस वीडियो के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कॉज के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो मणिपुर में पिछले कई महीनों से हो रहा है, हो सकता है सालों से हो रहा है, हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद ये शुरू हुआ और वे थमने का नाम नहीं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे सिर्फ 3 मिनट दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा विस्तार में इसको बोलना ज़रूरी है। जो वीडियो निकला है और जिस हादसे की आप बात कर रहे हैं, उसका तो खंडन होना ही होना चाहिए, उस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकते। लेकिन एक एपिसोड के या एक इंसिडेंट के बेसिस पे आप पूरे मुद्दे के बारे में नहीं कह सकते हैं या कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट को एक क्राउन कॉलोनी बनाने की जो कोशिश है वो ब्रिटिशर्स ने बहुत पहले शुरू किया था, और जब इनको पता चल गया था कि इन ट्राइबल्स का दमन नहीं हो सकता है शस्त्र के द्वारा, उन्होंने मिशनरीज को भेजना शुरू किया था। ये कार्य जो है 1800s में और 1900 में शुरू हो गया था। एंड नेहरू जी के कार्यकाल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के संबंध में एक क्रिश्चियन मिशनरी से सलाह मशवरा किया था, वेरियर एल्विन, और उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि मिशनरीज का वहाँ जाना ठीक है, लेकिन हिंदू साधु संत जो है वहाँ जा नहीं सकते हैं। ये डिसीजन इंडिपेंडेंट भारत में लिया गया था कि हम भारत के एक प्रांत में मिशनरीज को भेजेंगे, लेकिन भारत के साधु सन्यासी को नहीं भेजेंगे। ये आप सोच के देखिए, इसको आप मानसिक दास्तान नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दूसरा, इसीलिए जब आप उस पीरियड से लेके आज तक वहाँ के डेमोग्राफिक बैलेंस को देखेंगे, वो हिंदुओं के अगेंस्ट होता जा रहा है। इसीलिए तो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को वहाँ पे आपने ये बहा नहीं पाए आप, राइट। 3, कुछ एक्सपर्ट से जो मेरी बात हुई है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत ही जानी मानी एक्सपर्ट है मिस रमी निरंजन देसाई, उन्होंने इस पे बहुत लिखा है। उनका ये कहना है कि वहाँ पे अभी जो इशू हो रहा है वो एथनिक है, रिलीजियस नहीं है, लेकिन रिलीजियस जल्दी बन सकता है क्योंकि विदेशी जितनी भी ताकतें हैं अब उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। यूरोप में अभी जो मैसेज उन्होंने दिया है या फिर एक वक्तव्य दिया है मणिपुर के बारे में, ये इस बात का इशारा है कि अभी ये एथनिक से लेके कम्युनल की ओर जा रहा है और इसको बनाने की कोशिश हो रही है बाहर से। सो इट कम्स बैक टू द सेंट्रल पॉइंट, अगर भारत के अंदर अपने सांस्कृतिक परिचय को ठीक से असर्ट नहीं कर पाता है तो बाहर कैसे करेगा? अखंड भारत कैसे बनाएगा? घर तो पहले ठीक हो जाए, उसके बाद विश्वगुरु के सपने देखते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त में जो फैसला लिया गया है उसका इम्पैक्ट आज दिख रहा है 100% विदाउट अ डाउट। एंड 80s 90s में हमने इसका इतना बढ़ावा दिया और उसी पॉलिसी को अभी भारत के ट्राइबल बेल्ट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, इन ऑल दीज प्लेसेस। इट इज़ रियली सरप्राइजिंग कि 200 साल की गुलामी के बाद हमें जो सीख लेनी चाहिए थी वो हमने ना लिया और ना उसकी ओर हम अभी भी जा रहे हैं। तो आपने सुना साईं दीपक को, साई को, और
उम्मीद है कि तकरीबन तब सभी सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। ऐसे ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारे वेबसाइट पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नमस्कार।